नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरोह भाग 1 का तीसरा पार्ट। एक मिनट रुकिए तनी। क्या हो गया? देखिए, ऐसा है कि हम लोग इस कहानी को इनएक्ट करके दिखा रहे हैं, तो स्टोरी सेम होगा लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। मतलब हम लोग आपका टाइम बचाने का कोशिश किए, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हैं। और हमारे आज के गेस्ट यहाँ बैठेंगे और फिर सुनीता मैडम उनसे बात करेंगी, और कर भी क्या सकती हैं। हाँ ठीक है दुबे जी, अब निकलिए यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। जब देखो तब आ जाते हैं सबको डुबाने के लिए। तो आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय सिनेमा को प्रदान कर दिया है। इन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हैं जिन्हें ऑस्कर से नवाजा गया है। तो आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि उस समय में इन्होंने कैसे किया होगा ये। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सत्यजीत रे जी का। रे नहीं राय, सत्यजीत राय। नाम तो ढंग से बोल लिया करो। सर वो इंग्लिश में पता नहीं चलता है कि रे है या रॉय है। खैर छोड़ो। तो ये जो पाठ है अप्पू के साथ 2.5 साल, ये सत्यजीत राय जी द्वारा लिखा एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने पथेर पांचाली जो उनकी फिल्म है उससे जुड़ी अनेक यादें संकलित की हुई है। तो आइए जानते हैं इनसे ही। तो सर इस फिल्म की शुरुआत कैसे हुई थी? वैसे तो हर फिल्म की तरह इसकी भी शुरुआत कास्टिंग से ही हुई थी, कलाकार इकट्ठा करना। लेकिन उस वक्त मेरे पास उतने पैसे भी नहीं रहते थे। उस वक्त मैं विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। जब पैसे होते थे तब शूटिंग करता था। पैसे खत्म होने के बाद शूटिंग भी बंद हो जाती थी। और इसी वजह से पथेर पांचाली की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। सर आपने उस इतने सारे उम्दा कलाकार कैसे इकट्ठा किए थे? हाँ, सबसे ज्यादा दिक्कत अप्पू के किरदार के लिए आई थी। अप्पू की भूमिका निभाने के लिए एक 6 साल का लड़का चाहिए था जो मिल ही नहीं रहा था। तो आखिर मैंने अखबार में उस बारे में एक इश्तिहार डाल दिया। रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा लिया जहां बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत सारे लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं मिला। और एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर पाउडर लगा हुआ था। देखकर ही मुझे शक हुआ। पूछने पर उसने नाजुक आवाज में बोला, टिया। उसके साथ उसके पिताजी थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आप अभी अभी इसके बाल कटवा कर लाए हैं? और वो बोल पड़े, छिपा नहीं सके। बोले कि असल में ये मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका निभाने के लिए आशा से इसके बाल कटवा कर ले आया हूँ। तो फिर अप्पू मिला? अरे नहीं, इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। बड़ी दुविधा थी। आखिरकार एक दिन मेरी बीवी मेरे पास आकर बोली कि पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा है, जरा उसे बुलाइए तो। और आखिरकार हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। है, फिल्म का आप भी काम अपनी इतना माँ से लंबा डरते थे? चलने वाला है इस बात का अंदाजा उस वक्त तो था नहीं। तो जैसे जैसे समय बढ़ने लगा मुझे डर लगने लगा। अरे नहीं, डर इस बात का कि अगर बच्चे ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में दिखाई देगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि वे दोनों बच्चे बाकी बच्चों जितने बड़े नहीं हुए। और एक और ताज्जुब की बात यह थी कि इंदिरा ठाकुरान की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यह भी मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। सर आप इस फिल्म की शूटिंग के लिए अलग अलग जगहों पर गए होंगे, तो उसमें क्या कठिनाइयाँ आई होंगी आपको शूटिंग के समय? हाँ, अब शुरू होगा गड़बड़ियों का सिलसिला। सिर्फ यही तो लिख रखा है मैंने इस पाठ में कि कहाँ क्या क्या गलती और दिक्कतें हुई। गलतियाँ सुनने में ही तो मज़ा आता है। गड़बड़ तो शूटिंग की शुरुआत में ही हो गई थी। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील दूर
पालसेट नाम के गांव गए। वहां रेल लाइन के पास कशफूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन तो लगने थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते अप्पू कशफूलों के वन में पहुंच जाता है। सुबह शूटिंग करके सुबह शूटिंग करके शाम तक सीन का आधा भाग चित्रित हो गया था। क्योंकि निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री सब इस क्षेत्र में नए थे, इसलिए सब थोड़े बौराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लिया हमने। 7 दिन बाद जब हम लोग वहां बाकी का सीन शूटिंग करने के लिए पहुंचे तो उस जगह को पहचान ही नहीं पाए। लगा कि ये कहाँ आ गए। क्यों सर, ऐसा क्या देख लिया आपने? अरे हुआ यूं कि बीच के इन 7 दिनों में जानवरों ने वो सारे कशफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी सीन की शूटिंग करते, आधी शूटिंग, तो पहले सीन के साथ उसका वो नहीं बनता ना। अरे अरे क्या कहते हैं कंटिन्यूटी उसे? सर, आपका ही लिखा हुआ आपको याद नहीं है? हाँ, वही कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। उस सीन का बाकी का हिस्सा हमने फिर अगले साल सर्दियों में शूट किया, जब वह मैदान फिर से कशफूलों से भर गया। उसी समय हमने रेलगाड़ियों के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ियों के शॉट्स इतने ज्यादा थे कि एक से काम नहीं चला। तो हमने उसमें एक एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। सफेद पृष्ठभूमि पर, सफेद कशफूलों वाली पृष्ठभूमि पर रेलगाड़ी का काला धुआं बहुत सुंदर लग रहा था। और इसकी जिम्मेदारी हमारे टीम के अनिल बाबू पर थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से खुलती तो इंजन ड्राइवर के केबिन में अनिल बाबू चढ़ते थे, और जैसे ही शूटिंग की जगह के पास पहुंचते तो बॉयलर में ठूस ठूस के कोयला भर देते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन फिल्म में जब ये दृश्य आता है तो किसी को पता नहीं चलता। हाँ वो तो है। सर, अगर आपने वो सीन आज के ज़माने में बिजली या डीजल वाले इंजन से शूट किया होता तो कितना आसान हो गया रहता वो। हाँ, लेकिन फिर वो काला धुआं मैं अपने मुंह से तो निकालता नहीं। क्या? जी वो तो है। सर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे, तो उसके बाद आपने क्या किया? आर्थिक समस्या के कारण बहुत दिनों तक बहुत सारी मुश्किलें आई। उनमें से एक था भूलो कुत्ता। हाँ, अब आखिर जानवर तो जानवर है। सीन ऐसा था कि अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है, और भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू को खाते देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है और उसका ध्यान खेल पर है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है और तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है और खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए भाग जाता है। और फिर उसकी माँ उसके पीछे पीछे भागती है। हाँ, अब माँ तो माँ है। वो एक हाथ में थाली और एक हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे भागती है, लेकिन बच्चे के भाव को देखकर समझ जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है और उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। और फिर वो बचे हुए चावल भूलो को दे देती है। चावल नहीं, भात। सर, दोनों तो एक ही होते हैं ना। अरे नहीं मोहतरमा, चावल कच्चे होते हैं और जब उसे पका देते हैं तब उसे भात कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? लगता है बुड्ढे के पास कुछ ज्यादा ही ज्ञान है। और बीच में मत बोला करो। हाँ, तो इसके बाद वाले शॉट में हमें दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा हुआ भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा लेता है। लेकिन ये शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी और हमारे पैसे दोनों ही खत्म हो गए थे।
6 महीने बाद जब फिर से पैसा इकट्ठे हुए और हम बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश शूट करने के लिए गए, तो पता चला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में ही नहीं है। अब क्या किया जाए? फिर फिर हमें खबर मिली कि भूलो जैसा ही दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब पकड़ के ले आए उसे। सचमुच वह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था, भूलो से ही एकदम मिलता जुलता। शरीर का रंग और दुम की छोर तक वो बिल्कुल भूलो की तरह था। इस सीन में भी हमने 2 अलग अलग कुत्तों का इस्तेमाल किया है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। जी एकदम सही। और सिर्फ कुत्ता ही नहीं, इंसानों के साथ भी ऐसा करना पड़ा हमें। सीन ऐसा था कि श्रीनिवास नाम का घूमता हुआ मिठाई वाला था। उससे मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है, तो वो मिठाई खरीद नहीं सकते। लेकिन वो मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर है, तो वो मिठाई जरूर खरीदेंगे, और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। अब इस दृश्य का भी कुछ अंश शूट होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीने के लिए बंद हो गई थी। पैसे हाथ में आने के बाद जब फिर हम उस गांव शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका करने वाला व्यक्ति, उनका देहांत हो गया है। धत तेरी की। अब कुत्ता तो मिल गया था, इंसान कहाँ से लाते मिलता जुलता। लेकिन आखिरकार हमें एक व्यक्ति मिल गए। उनका चेहरा तो श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर वैसा ही था। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बाहर से आता है, और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। और एक बार फिर से फिल्म देखने वालों का ध्यान इस पर नहीं जाता। अब इस श्रीनिवास वाले शॉट में भी भूलो कुत्ता की वजह से बड़ी दिक्कतें आई। इस बार क्या किया उसने? अरे यही तो दिक्कत थी कि उसने कुछ नहीं किया। सीन ऐसा था कि जब अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले के पीछे मुखर्जी के घर के पास जाने लगते हैं, तब भूलो कुत्ता उनके पीछे पीछे उनके साथ दौड़ता हुआ जाता है। लेकिन मुश्किल ये थी कि ये कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ तो था नहीं, इसलिए बताना मुश्किल था कि वो अप्पू के पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा। और कुत्ते के मालिक से हमने कहा, लेकिन वो उसकी भी कुछ नहीं सुन रहा है। बहुत सारी कीमती फिल्म जाया करने के बाद और कई बार कट कट चिल्लाने के बाद अब भरोसा उठ गया था उससे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुत्ते भी भरोसा तोड़ते हैं। आखिर में मैंने दुर्गा से कहा कि वो अपने हाथ में मिठाई का एक टुकड़ा छुपाकर कुत्ते को दिखाकर भागे, और कुत्ता उनके पीछे भागेगा। और हुआ बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद जाकर कहीं हमें वो शॉट मिला। सर इतना सब कुछ होने के बाद ऐसा कौन सा शॉट रहा होगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा होगा? फिल्म में बारिश का शॉट लेते वक्त ऐसा हुआ था। बारिश का सीन शॉट तो करना था, लेकिन बारिश का मौसम आया और चला गया, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। सर्दियों में आकाश में शायद ही बरसात हो, इस आशा से मैं और अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और टेक्नीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा करते थे। अगर आकाश में एक भी काला बादल दिखा तो टुकुर टुकुर उसे देखते रहते थे, और लगता कि ये बादल बड़ा होगा और बरसने लगेगा। और आखिर एक दिन हुआ भी ऐसा ही। सर्दियों में आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे अपने भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे और दुर्गा कहने लगती है, नेबूर पाता कोरमोचा हे बृष्टि घोरे जा। मतलब नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बरसात अब तुम वापस जाओ। क्या क्या कहा उसने?
उसने कहा, नेबूर पाता कर्मचा हे वृष्टि घरे जा। बांग्ला है, इसका मतलब है नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल या हे बारिश, अब तुम घर जाओ, वापस जाओ। अच्छा अच्छा। इस सीन के समय, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, दोनों भाई बहन बारिश में भीग कर कांप रहे थे, तो हमने उन दोनों को दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर दी थी और दोनों भाई बहन का शरीर गर्म किया था। सर, इस पूरी फिल्म में आपका सबसे पसंदीदा शॉट कौन सा रहा होगा, और सबसे पसंदीदा जगह कौन सी रही होगी जहां आपने शूटिंग की? वैसे तो सारे शॉट्स बहुत अच्छे थे, पर ये बारिश वाला सीन जो था, जिन्होंने फिल्म देखी है उन्हें पता है कि ये सीन बहुत अच्छा आया है। जहाँ तक शूटिंग साइट की बात है, गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें ज़्यादा सही लगा। अप्पू और दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत और बांस के झुरमुट, ये सभी बातें बेडाल गांव में और उसके आसपास हमें मिली थी। अब तो उस गांव में बिजली आ गई है और पक्के रास्ते बन गए हैं। उस जमाने में वो सब नहीं था। सर, उस गांव में ऐसा क्या खास था, उस गांव से जुड़ी कोई ऐसी बात या ऐसी याद जो आपको अभी तक याद हो? हाँ, क्योंकि उस गांव में हमारा बहुत बार आना जाना हुआ था, तो वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हो गया था। और उन लोगों में ही एक बहुत अद्भुत व्यक्ति थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे करीब 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था और वो अकेले ही एक झोपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। गांव में फिल्म की शूटिंग होने वाली है ये जानकर वो गुस्सा हो गए और हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। तो इस फिल्म के लिए आपने लाठियां भी खाई? अरे नहीं, बाद में पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में उनसे हमारा अच्छा परिचय हुआ और वह हमें पास बुलाकर दरवाजे पर बैठकर वायलिन पर लोकगीत की धुनें बजाकर सुनाते थे और बीच बीच में वो हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जाता आदमी देख रहे हो ना, वो कौन है जानते हो? वह है रोजवेल्ट। पूरा नाम फ्रैंकलिन डिलानो रोजवेल्ट, अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति। इन्हें एफडीआर भी कहा जाता है। और फिर वो हमें चर्चिल और हिटलर और अब्दुल गफर खान, न जाने किसकी किसकी कहानियां सुनाते थे। वैसे ये अब्दुल गफर खान कौन थे? अब्दुल गफर खान उन दिनों अफगान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। इसके कारण उन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा था और इसलिए उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो इससे जाहिर है कि आपका बोडाल गांव में बिताया हुआ वक्त काफ़ी रोमांचक रहा होगा। हाँ, उस गांव के रोमांचक होने के और भी कई कारण थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। वो भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाई और बहनों कहकर किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पर भाषण शुरू कर देता था। फुर्सत के समय तो हमें उसके भाषण से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन शूटिंग के समय ऐसा हो तो साउंड का काम प्रभावित हो जाता था। अगर उस धोबी के रिश्तेदारों ने हमारी मदद न की होती तो वो धोबी सचमुच में ही एक सरदर्द बन जाता। शूटिंग के लिए हमें जो घर मिला उसमें कई सारे कमरे ऐसे थे जो हमने फिल्म में नहीं दिखाए हैं, और वो घर भी हमें जब मिला था तब एकदम ध्वस्त अवस्था में था। उसकी मरम्मत कराने में हमें 1 महीना लग गया और उन कमरों में हम सामान रखा करते थे और उन्हीं में से एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। शूटिंग के वक्त हम उन्हें देख तो नहीं सकते थे लेकिन उनकी आवाज़ सुन सकते थे और हर शॉट के बाद उनसे पूछते थे कि भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना, और इस पर वो हाँ या ना में जवाब देते थे। एक बार क्या हुआ कि हमने उनसे यही सवाल किया, साउंड ठीक है ना, और कोई जवाब नहीं आया।
दोबारा पूछा लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तो हमने कमरे में जाकर देखा तो एक बड़ा सा सांप खिड़की से नीचे उतर रहा था और उसे देखकर भूपेन बाबू की बोलती बंद हो गई थी। उनकी तो सिर्फ बोलती बंद हुई, मैं तो चीख पड़ती। हाँ, उस सांप को मार डालने की इच्छा होने पर भी लोगों ने मना कर दिया। कहने लगे कि वास्तु सर्प है और बहुत दिनों से वहीं रह रहा है। इतना सब कुछ सुनकर ये तो कहा जा सकता है कि अप्पू के साथ आपका ये 2.5 साल का सफ़र बड़ा ही अजीबो-गरीब और रोमांचक रहा होगा। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपके पास समय हो तो और आपको बांग्ला आती हो तो ये मूवी ज़रूर देखें, पथेर पांचाली, जिसे 1955 में ऑस्कर से नवाजा गया था। और अगर आपके पास समय ना हो तो सिर्फ वो लाल बटन दबा देना। हाँ हाँ, वही लाल बटन न्यूक्लियर बॉम्ब वाला जिस पे सब्सक्राइब लिखा रहता है। तो फिर अगली बार मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।